सिखों से पूछें जाकर के जो करतारपुर साहिब को इधर से देखा करते थे और दूरबीन वो केवल चंद किलोमीटर इधर उधर करने में सब कुछ हो जाता है। रेडक्लिफ साहब की जो पहचान नहीं थी उनको हिंदुस्तान की, उसकी वजह से हुआ। नहीं तो करतारपुर साहिब को जमीन का मसला नहीं था ना, वो यदि कोई समझदार आदमी होता तो वो उसको हिंदुस्तान में रखता। अब जो आपने सवाल खड़ा किया ना, वो महत्वपूर्ण सवाल है। यदि पाकिस्तान को लेकर आप बात करेंगे ना, तो लाहौर में उतना हंगामा नहीं हुआ था जितना हंगामा सेंट्रल प्रोविंस में हुआ। सेंट्रल प्रोविंस की ज्यादातर आबादी ने पाकिस्तान का और जिन्ना का साथ दिया था। ये सच बात है। ये भी सच है कि वहां के बहुत सारे लोग जो नहीं गए वो भी उस इलाके के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान बनाने में सेंट्रल प्रोविंस के लोगों का बड़ा हाथ रहा इतिहास के हिसाब से। और इन जैसे इन्फ्लुएंशियल मुसलमान, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल मुसलमान थे जिनका उसमें हिस्सा रहा, और वो उस समय भी बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे थे। ठीक है, तो उनकी वजह से पाकिस्तान बना, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि जो लोग नहीं गए थे वो हिंदुस्तान में रहे हैं, उनका कोई एहसान नहीं है। उनको एहसान कम से कम नहीं मानना चाहिए कि वो एहसान कर रहे हैं। यदि कोई और दूसरा कहे तो समझ में अब जरा सर दूसरे पहलू पर आते हैं इन्हीं की बात के। इन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हमला हो रहा है, लिंचिंग हुई, बाकी और बातें हुई, लेकिन ये जो तुम्हारी वक्फ की जमीनें लेने की साजिश है सरकार की, ये तुम्हारे मजहब के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, और तुम्हारा दीन कह रहा है पूरी ताकत दिखाओ। असल तो यहां है ना, असल ये देखिए, अगर केंद्र सरकार चाहती, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते, देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर चाहते, तो उन्हें जेबीसी बनाने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो बिल को वैसे खत्म कर सकते थे जिस तरीके से उनको सपोर्ट है राज्यसभा और लोकसभा में, और जिस तरीके से उनकी ताकत है। लेकिन उन्होंने जेबीसी बनाई ना कि आप चर्चा करो इसके अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स उसके अंदर रखे ना। ओवैसी साहब जो इतने मुसलमानों की बात करते हैं उस कमेटी में है ना, वहां पे बात करने के लिए। और आप देखिए, औरंगाबाद से लेकर औरंगाबाद है, बंबई है, लखनऊ है, और जयपुर है, दिल्ली है, जिस तरीके से मौलानाओं के जो बयान आ रहे हैं वो सब देशद्रोह के बयान आ रहे हैं। कल जयपुर में कहा गया कि डायरेक्ट एक्शन का वक्त आने वाला है, अब उसकी तैयारी करो। ये देशद्रोह के श्रेणी में नहीं आएगा क्या? दिल्ली जयपुर तक सड़क ऐसे जाम करो कि उनकी रूह कांप जाए। नहीं, लेकिन ये उससे डायरेक्ट एक्शन की सीधी बात की, डायरेक्ट एक्शन की तैयारी करो। और आज आप कह रहे हो कि लाहौर से लेकर लखनऊ तक पाकिस्तान हो जाता। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, इस देश ने आपको मान सम्मान एक पहचान दी, और आप इस देश के नागरिक होने के बाद आप कह रहे हो बड़े गर्व से कि अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो लाहौर से लेकर लखनऊ तक पाकिस्तान बन जाता। ये सारे देश द्रोह के इसमें आते। और अभी हैदराबाद में कल ही बयान दिया है कि अब रजाकार की सेना बनाने का वक्त आ गया है। अच्छा, कल ये ओबीसी के भाई ने बयान दिया है कि रजाकारों का, और ये हैदराबाद में रजाकार सेना बनी थी जिसने इतना निजाम की सेना कत्लेआम करने के लिए हिंदुस्तान में हैदराबाद का विलय न हो, इसके लिए वो बनाई गई थी। तो अब ओवैसी के भाई, उन्हीं के संतान कह रहे हैं कि अब रजाकार सेना बनाने का वक्त आ गया हिंदुस्तान के अंदर। वो भी खुल के आ गए, वरना उनको कोई रजाकार कहता था तो बड़े नाराज हो जाते थे। तो उनकी मानसिकता तो वही है ना, नाराज क्यों होते थे? उनकी मानसिकता को उजागर किया, और उनकी जो भावना है, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि शहद के अंदर जो जहर है वो अब ये दिखने लगा है सबके अंदर, जितना जहर भरा हुआ है, कि आप रजाकार सेना बनाने की बात कर रहे हो। सीधे भारतीय सेना को और भारत देश के और भारत के लोकतंत्र को, भारत की सरकार को आप चुनौती दे रहे हो कि अगर आप ये वक्फ बिल लेकर आ गए तो हम रजाकार सेना बना देंगे, हम देश के अंदर डायरेक्ट एक्शन की स्थिति ला देंगे, ये देश के अंदर गृह युद्ध शुरू करने की। अब मैं आपको आगे अगले एक और बयान सुनाता हूं। एक लाइन, चूंकि यहां तो लोग देख रहे होते, तो अमृतसर से एक टिप्पणी है इसलिए मैं जोड़ दूं। वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, थोड़ा रोल रिवर्सल भी कर दे, तो आज उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे समृद्ध इलाका होता, इतनी जमीनें होती, गुर्बत नहीं होती, और ये सारी मारकाट उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक दंगे हुए कहां हुए, ये मैं उसके साथ जोड़ के बता रहा हूं। तो उसका दूसरा पहलू ये भी है, अगर हम ये कह रहे हैं, और यहां तो जिन्ना के साथ ही यहां के सारे मुसलमान जिन्ना के साथ रहे, आप इस बात को समझिए। और अगर आज वो कह रहे हैं कि हमने कोई एहसान कर दिया है, तो जब वो हुकूमत कहते हैं तो भारत के ऊपर वो एहसान की बात करते हैं। भारत को काट कर पाकिस्तान बना है, और कैसे विभाजन हुआ था उसका ये सोचिए कि कोई एक जगह थी नहीं, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था जो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो वो विभाजन तो दरअसल पूरी तरह से अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। उसमें एक जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, इधर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, दो प्रधानमंत्रियों के चक्कर में दो देश बन गया, वरना है तो भारत ही। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बड़ा कमाल किया है, तो फिर उसके आगे के लोग बात करते हैं ना कि हमारे पुरखों पूर्वजों की जमीन तो थी,
जिस पर आकर बाहर से लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब क्या करें, हम किसके ऊपर क्या कहें। और जैसे ही एहसान की बात आती है तुरंत ये समझ में आता है कि भाव वही है कि अदर और अस, ये वाला मसला है। अब जरा आगे सुनिए साहब, जरा ये मोहम्मद लोगों को तो ये जो बहस करनी चाहिए, नहीं एक लाइन केवल कह रहा हूं कि अदीब साहब जैसे लोगों को तो ये बहस करनी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अपर हाउस में रहे हैं, बीएसपी एसपी में रहे हैं, कि ये गरीब मुसलमानों की लड़ाई की तरह से इसको देखिए और हमें सरकार के साथ ये खड़ा होना चाहिए कि ये जमीन जो है गरीबों के कैसे हक में आए। आप सुन लेना सर, आगे आगे जो बातें हो रही है, मुझे जैसा आप लोगों ने कहा, सर मैं आ जाऊं 1 मिनट में, आप लोगों ने जैसे कहा, आपने कहा कि भाई बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के आदमी है, तो उन्होंने अपनी जबान में अपने तरीके से कहा। कोई आदमी होता है सीधी सीधी बात कह देता है। अभी दूसरे वाले साहब वही हैं, मोहम्मद उमरान करके हैं, ये थे उसमें, उन्होंने कहा कि बुज़दिल और गद्दार अल्लाह को पसंद नहीं है, रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। और फिर वही चोट बार 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 बार, नीतीश नायडू, ये हमारे वोटों से आए हैं, मुसलमानों ने इनको वोट देकर के यहां भेजा है, इतनी ताकत इनको दी है, और मोदी सरकार इनकी बैसाखियों पर चल रही है, इन्हें हमारा साथ देना ही होगा। सुने इनकी बात। कान खोल कर सुन लो कि जो मस्जिदों पर हाथ डालता है वो अल्लाह के गज़ब व इंतकाम को दावत देता है। आपने एक मस्जिद के ऊपर हाथ डाला, नतीजा ये है कि वहाँ आप इक़्तिदार से महरूम हो गए। अगर आप सारे मुल्क की मस्जिदों पर हाथ डालेंगे तो सुन लीजिए, कातिब तकदीर आपके लिए ज़वाल की दास्तान मुक़द्दर कर देगा। इस हकीकत को समझ लीजिए कि मदारिस और मसाजिद और हमारे इदारे ये वक्फ जायदादें हैं जो मुल्क के तूलो अर्ज में बिखरी हुई हैं, और वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद इन वक्फ जायदादों की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। किसी भी वक्त कहीं भी कार्रवाई होगी। हमें बिल मंजूर नहीं है। इसके बावजूद अगर हुकूमत वक्त मनमाने तरीके पर इस बिल को नाफिज करने की कोशिश करेगी तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई बड़ा फैसला कर सकता है। कोई अवामी बेदारी के सिलसिले में या कोई बड़े एहतजाज के सिलसिले में इक़दाम किया जा सकता है। उस वक्त ज़रूरत होगी कि आप पूरी तवानाई और जज्बे के साथ आगे आएँ और बताएं कि ये मिल्लत जिंदा है और ताबिंदा है। आप बताइए कि आप औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप जज्बे और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, घबराइए नहीं, हुकूमतों का खौफ न पैदा कीजिए, हुकूमतों को कायम करने वाले अल्लाह का डर पैदा कीजिए। और सुन लीजिए, ला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, फिक्र न करो, अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारे अंदर वहदत व इज्तिमाइयत है, तुम्हारे अंदर अपनी क़ियादत पर एतमाद है, तुम्हारे अंदर मोमिनाना सिफ़ात है, तो फिर तुमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुमको कोई मगलूब नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आज के इन मुश्किल हालात में हमें वहदत व इज्तिमाइयत की क़ुव्वत के साथ, पूरी तवानाई के साथ खड़े रहना है और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, ये सचिव हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और ये क्या उन्होंने क्या कहा, तुमने एक मस्जिद पर हाथ डाला था, मतलब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर, तो तुम्हें वहां शिकस्त मिली। अब तुम पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर मस्जिदों पर हाथ डालना चाहते तो समझ लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह इंतकाम लेता है। देखिए, मैं तो शब्द जो है ना उसको सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि संकट बड़ा है भाई भारत में। दीन के साथ रहो, न संविधान न लोकतंत्र। मस्जिद पे हाथ डाला, किसने हाथ डाला भाई? मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी, मस्जिद में नमाज तक नहीं होती थी। ये कहा जाता है कि जिस जगह पर नमाज नहीं होती वो स्थान रह ही नहीं जाता, पाकिस्तान नहीं रह जाता। जहां कुछ तोड़कर बनाया गया हो वहां तो पाक हो ही नहीं सकता, मस्जिद पाक नहीं हो सकती, इबादत की जगह नहीं हो सकती। अब उससे आगे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने लंबा रास्ता तय किया। आप इसकी कल्पना कीजिए, लोअर कोर्ट वाला छोड़ दीजिए, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया था, 19 लग गया आते आते। लेकिन क्या भारत में किसी ने कहा कि ना ना एकदम अब पूरी तरह से सब खत्म कर दो, बातचीत बंद कर दो, उठना बैठना बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो? और फिर किसी ने यह भी कहा क्या कि पुरुषार्थ नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या नहीं, सबने कहा न्यायालय जो निर्णय करेगा वो हम मानेंगे।
यहां तक कि कपिल सिब्बल साहब चले गए थे ये कहते हुए कि अगर ये बन गया, ये निर्णय आ गया, तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी को ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। शक्ति तो ज्यादा मिल गई बिना निर्णय आए भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे आयोजन क्या डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ हैं क्या? सवाल ये खड़ा होना चाहिए। जितनी बातें हो रही हैं, और जो कल मैंने कहा था, आज फिर से वो अभी जब चल रहा था, वो बड़ा अच्छा चल रहा था, उसको चलाना चाहिए। कौन है अदीब साहब? पूर्व राज्यसभा हैं, बसपा सपा सब में रहे हैं। कौन है इमरान प्रतापगढ़ी? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, प्रियंका राहुल के आजकल बड़ा नजदीकी हैं। ये अतीक के लिए बढ़िया उनकी शान में शायरी भी किया करते थे। कौन है साहब? मतलब जो पूरा जो मंच पर है वो किसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से आकर वहां बैठ गए। यानी ये पूरा जमावड़ा जो वक्फ का है, ये देश के दूसरे लोगों को समझना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि वोट मत देना, हमारे वोट से बने हो, तो जिन लोगों को लगता है कि वक्फ नहीं होना चाहिए, वो भी जरा सोचें कि इन मंचों पर कौन लोग हैं। जी सर, और ये तो खुलेआम जिक्र कर रहे हैं इस बातों का। केरल के वायनाड में क्या हो रहा है सर? घर घर संदेश दिया जा रहा है कि बहन के हाथ मजबूत करो, भाई वहां पर है, बहन को भी वहां भेजो। वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई लड़नी है लोकसभा, प्रियंका गांधी के लिए। तो घर घर ये मैसेज दिया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से कि बहन की ताकत को मजबूत करो, भाई पहले पहुंच चुका है। वक्फ बिल के अलावा लोकसभा में अगर रोकवाना है तो प्रियंका गांधी को लोकसभा भेजना है। ये भी एक झूठ बोला जा रहा है फिर तो उनसे, तो ये प्रियंका जी के जाने से जाने गजब हो जाएगा और ये बिल रुक जाएगा। वहां घर घर ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा जाएगी, भाई पहले से लोकसभा में है, बहन भी चली जाएगी, तो भाई बहन मिलकर लोकसभा के अंदर वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस की ताकत वहां बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से जो दरवाजे के पीछे और बंद कमरे में कोशिश हो रही है, उस सरेआम मंचों से जिस तरीके से देख लेने की धमकी दी जा रही है, देशद्रोह की बातें की जा रही है, मुझे लग रहा है गृह मंत्रालय को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है। अब सर जिसको जो करना है वो तो कर रहा है। असल इम्तिहान तो सरकार का तब आएगा जब बिल पास कराने की नौबत आएगी, इसको देश में लागू कराने की बात होगी, कि तब सरकार क्या करती है।